हेलो दोस्तों, आपका आपके चैनल होम साइंस कंपटीशन में स्वागत है। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से। अब हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। आप देख रहे हैं ये प्रैक्टिस सेट है और बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है जो टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, एक एक ऑप्शन को हम लोग अच्छे से समझेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं बिना इधर उधर की बात किए। आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी एग्ज़ाम का पता नहीं है, एग्ज़ाम 2022 में शायद ना भी हो, तो फिर भी लेकिन तैयारी तो हमें करते ही रहना है ना। तैयारी में हमें कोई भी ढिलवाही नहीं करनी है, क्योंकि सीट बहुत ही कम है। सीट कम होने की वजह से हमें और भी दुगने जी जान से लग जाना है। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वृद्धि हार्मोन कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, जननांग या पिट्यूटरी ग्रंथि? ये दोस्तों ग्रंथि का नाम दिया हुआ है। पहले हम समझेंगे कि यहाँ से कौन कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, इसको अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो आप कहेंगे पिट्यूटरी, ये सही हो जाएगा। ये कैसे सही हो जाएगा? क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि से आपका एसटीएच सोमैटोट्रोपिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसे हम लोग ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं फ्रेंड्स? तो ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और इसी तरह जननांग, इसको हम काट देते हैं। एड्रीनल आप लोग जानते हैं, एड्रीनल लड़ो उड़ो भागो, इसके लिए जाना जाता है। इसी तरह थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो आप कहेंगे ये मिक्सडिमा, घेंघा, ग्वाइटर, हाशीमोटो का रोग। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाए यानी डिफिशियंसी हो जाए तो ये सब हो जाता है। इसके अलावा उत्तेजना, थकावट, रक्तचाप, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है अगर थायरॉक्सिन हार्मोन आपके शरीर में कम हो जाए। इसी तरह हम लोग हार्मोन को अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे ट्यूसडे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग हार्मोन डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छे से जितना टीजीटी पीजीटी नेट में क्वेश्चन आता है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग अच्छे से हार्मोन पढ़ लेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि दिमाग में लिख जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा चैनल ज़रा भी अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसे ही समय मिलता है हम एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं। साथ में ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर देते हैं। इसके अलावा तैयारी कैसे करनी है हम लोग इस पे भी बीच बीच में डिस्कस करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बात करते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित? ऑक्सीटोसिन हार्मोन लावित करने वाली ग्रंथि है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखेंगे इसको ध्यान से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन लावित करने वाली ग्रंथि है, थोड़ा सा इसको समझने वाली बात है। ये कहाँ से लाती है, यानी किस ग्रंथि से ये निकलती है। ठीक, तो हम लोगों ने समझा ये अंडाशय, सबसे पहले इसको हटा देते हैं। पीनियल, इसको भी हटा देते हैं। अब बचा एड्रीनल और पीयूष। एड्रीनल आपको मैंने बताया कि ये कहाँ से निकलता है। ठीक, कॉर्टेक्स और मेड्यूला ये होते हैं। आप देख पा रहे हैं कॉर्टेक्स मेडुला, ये आपकी दूसरी किडनी से, और इसके बाद ये एड्रीनल आपकी दूसरी किडनी से। हमने फिगर के थ्रू आपको समझा दिया है। यहाँ से एड्रीनल ग्रंथि काम क्या करता है? तो एड्रीनल से जो स्रावित होते हैं हार्मोन, इससे हम कहते हैं 3F, फियर, फाइट और फ्लाइट, यानी लड़ो उड़ो भागो जैसी कंडीशन होती है। इसके अलावा एड्रीनल ग्रंथि के अलग अलग से कार्य होते हैं, जैसे कि शुगर इम्बैलेंस हो जाता है, IQ कम हो जाता है। तो ये जब हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे तब डिटेल से समझेंगे। अभी हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है। तो ये किस ग्रंथि से स्रावित होगा? तो आप बताएंगे ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है।
पिट्यूटरी ग्रंथि के किस भाग से? तो आप कहेंगे ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पश्च भाग से। किस भाग से? पश्च भाग से। अग्रभाग से कौन स्रावित होता है? तो एसटीएच, जिसे आप ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और पश्च भाग से तो आप कौन क्या कहेंगे? ऑक्सीटोसिन। ये किस लिए होता है? तो ये जानती हैं आप कि महिलाओं के लिए ये होता है ये हार्मोन, गर्भाशय की दीवार को आरेखित पेशियों को सिकोड़ने में, लेबर पेन उत्पन्न करने में। इसके अलावा इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहते हैं? तो लव हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा ये प्रसव पीड़ा के लिए भी जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ये गर्भाशय को पुनः पूर्वाकृति में लाने का भी काम करता है। और इसके अलावा दुग्ध स्रावण के लिए भी यही ऑक्सीटोसिन ही जिम्मेदार होता है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आप लोग जब से चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना शुरू किए होंगे तब से ही आप देख रहे हैं कि किस अवस्था को कब से कब तक डिवाइड किया जाता है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? 6 से 12 वर्ष के काल को क्या कहते हैं? तो आप सब लोग वैसे भी जान गए होंगे क्या कहते हैं। तो आपको पहले भी पता है कि बाल्यावस्था कहेंगे, शैशवावस्था इसके पूर्व की अवस्था होती है, किशोरावस्था 12 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसी तरह युवा अवस्था कब होती है? यानी प्रौढ़ावस्था। युवा यानी प्रौढ़ा, तो ये कब से होती है? तो 18 से लेकर के 40 वर्ष की अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था। इसके बाद मध्यावस्था शुरू हो जाता है, फिर वृद्धावस्था आ जाता है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर भी होगा, आप पहले से भी जान रहे होंगे। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति घन सेमी रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या होती है। ऑप्शन है 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख और कोई नहीं। तो एक बार इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसमें कौन सा सही है ये आप लोग ऑप्शन टिक करिएगा। तो देखिए, जो आरबीसी होती है, हम लोग जानते हैं जो हमारे ब्लड का टाइप होता है वो 3 टाइप में होता है। आरबीसी जिसे हम लोग कहते हैं लाल रक्त कणिका, डब्ल्यूबीसी जिसे हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिका, इसके अलावा प्लेटलेट्स ये आप जानते ही हैं। तो हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आप कहेंगे डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में 5 से 9,000 तक होता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। अब आरबीसी कितना होता है? तो आरबीसी की अगर बात करें तो पुरुषों में अलग, पुरुष और स्त्री में अलग। ये कैसे अलग होता है? तो आप देखें, 54 लाख प्रति घन मीटर, ये 54 लाख यहाँ लिख दे रहे हैं, ये किस में होता है? पुरुषों में। इसी तरह स्त्री में कितना होता है? तो आप कहेंगे 48 लाख प्रति घन मीटर, ये स्त्रियों में होता है। अब आपके ऑप्शन में तो ये दोनों ही नहीं है, आप इसमें से मिड वैल्यू उठाएंगे। 54 लाख, 48 लाख, बीच में है यहाँ 50 लाख, तो आप इस ऑप्शन को सही मानेंगे। इसी तरह से आपको एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन को तोड़ करके समझना होगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन टिक करना है। आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। और एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने के लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, सबसे आवश्यक इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ होता है तो वो है प्रैक्टिस सेट। मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेट ही आपको एग्ज़ाम में सफलता दिलाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर आप लोग पहले भी जानते हैं। रक्त वर्ग वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। ये दाता और ग्राही दोनों का भी आप आंसर बता देंगे, ठीक है। इन दोनों में आपको किसको दाता कहेंगे, किसको ग्राही, आप सब लोग जान के ज़रूर से ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। और ये आपके लिए अच्छा भी होगा, मुझे भी पता चलेगा कि वास्तव में कुछ पढ़ने वाले लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर आप इसका आंसर दीजिएगा, तो हम और भी ऊर्जा के साथ आपको तैयारी करवा पाएँ और भी अच्छे से आपके लिए। हालांकि मैं नोट्स बना रही हूँ, नोट्स आपका तैयार हो रहा है, अभी जल्दी ही मैं उसको लॉन्च करने वाली हूँ। हम लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक मिनट, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कीड़े तथा फफूंद से निम्नलिखित में से कौन सबसे कम प्रभावित होता है? सबसे कम कौन प्रभावित होता है?
तो अगर वनस्पतिक तंतु की बात करें, जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होता है, आप जानते हैं वनस्पति से हमें कौन कौन प्राप्त होता है। इसके अलावा जानवर जगत से जो प्राप्त होता है, यानी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये कीड़े से जल्दी प्रभावित हो जाएंगी, कीड़े और फफूंद से। इसके अलावा जो रासायनिक चीज़ें हैं, इस पे कीड़े का प्रभाव बहुत कम होगा, या फिर कह सकते हैं होगा भी नहीं। इसके अलावा संश्लेषित यानी रेयान की बात कर सकते हैं, तो ये भी प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा पुनर्निर्मित सेल्यूलोज तंतु यानी रासायनिक तंतु जिसकी बात हम कर रहे थे, ये कीड़े फफूंद से प्रभावित नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन के आधार पे आप जान पाएंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे घूम करके पूछ ले या दिख जाए तो आप उसको सही कर पाएंगे। तो जो रासायनिक तंतु होगा उस पर आप जानते हैं कि कीड़े और फफूंद का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे आप देखें अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक जब 1 वर्ष का होता है तो बालक का भार जन्म के भार का कितना हो जाता है। आप जानते हैं कि एवरेज वेट 2.5 किलो और स्टैंडर्ड वेट मतलब अच्छा वेट जिसे कहते हैं वो 3 किलो होता है बच्चे का। अब जब बच्चा पैदा हुआ है 3 किलो का, ये 6 माह में हो जाता है 2 गुना, यानी 6 किलो का हो जाता है। और इसके अलावा जब ये 9 माह का आएगा, जब तक ये 9 माह या 1 साल का जाएगा तो 9 केजी तक इसका भार हो जाता है, 9 केजी 10 केजी। तो आप कह सकते हैं बालक का भार कितना हो जाता है, तो 3 गुना। अगला आते हैं अगले में। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते भी हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं तीसरी दुनिया से क्वेश्चन उठ के आता है, यही क्वेश्चन रहते हैं। बस हमारे ऊपर एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, इसलिए हम बहुत इजी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और हम सबको लेके चलेंगे इजी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, टफेस्ट क्वेश्चन हम लोग सब को देख के चलेंगे, जिससे हम लोग इस बार 1 सीट अपनी पक्का कर पाएँ। चलिए हम लोग देखते हैं, विटामिन डी की कमी से वयस्क स्त्री पुरुष में होने वाला रोग कौन सा रोग है। तो आप स्कर्वी जानते हैं कि सी की कमी से होता है, बेरी बी की कमी से होता है, इसी तरह रिक्टेस बच्चों में होता है। तो यहाँ वयस्क स्त्री में पूछ रहा है, तो आप क्या बताएंगे, यहाँ आप बोलेंगे ऑस्ट्रोमलेशिया। आप यहाँ इजली कह देंगे आप यहाँ बताएंगे कि वयस्कों में होने वाला रोग या वयस्क स्त्री में होने वाला रोग ऑस्ट्रोमलेशिया होता है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, परिवार के सदस्यों द्वारा घरेलू उत्पादन है, कौन सा उत्पादन है, घरेलू उत्पादन, वास्तविक आय, सामाजिक आय, अप्रत्यक्ष आय, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं आय 2 तरह का होता है, पहला होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय वो होता है जिसे हम नगद रुपए के रूप में, जैसे हम मजदूरी करके, मेहनत करके या कोई भी काम करके वेतन पाएँ, मजदूरी पाएँ, ये सब होता है हमारा प्रत्यक्ष आय। और अप्रत्यक्ष आय वो होता है जो हम स्वयं या हमारे परिवार का व्यक्ति कार्य करके जो पैसे का बचत कर लेता है। सपोज दैट खुद का कपड़ा सिल लेना, खुद घर में काम कर लेना, खुद बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेना, ये सब हमारे अप्रत्यक्ष आय की स्रोत में आता है। तो जब परिवार के सदस्य आपका पैसा बचाएंगे यानी घरेलू उत्पादन करेंगे तो वो किस में आएगा, अप्रत्यक्ष आय में आएगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से एक आवश्यक अमीनो एसिड नहीं है। ये क्वेश्चन है तो बहुत इजी, लेकिन ये क्वेश्चन 1-2 नंबर तो हमेशा ही लेके आता है हमारे साथ, और इसको हम इजी लेने के चक्कर में हम उस नंबर को खो बैठते हैं। तो आप देखें, आवश्यक अमीनो और अनावश्यक अमीनो अम्ल, तो ये 2 कैटेगरी में होते हैं। एक होता है आवश्यक और दूसरा होता है अनावश्यक। दूसरा क्या होता है फ्रेंड्स, तो ये अनावश्यक होता है। अब ये 10 आवश्यक होते हैं, 10 अनावश्यक होते हैं। इसमें कौन सा नहीं है, पहले आप ऑप्शन ही देख लीजिए। तो अगर बात करें लाइसिन, फिनाइल एलानिन और मिथियोनिन, ये आवश्यक की कैटेगरी में आते हैं। और इसके अलावा एलानिन और इसके साथ आप और याद करेंगे जैसे प्रोलीन और एस्पार्टिक अम्ल, ये सब आप याद करेंगे, इसलिए याद करेंगे कि ये 4-5 हमेशा एग्जाम में घूमते रहते हैं। प्रोलीन हो गया आपका, एलानिन हो गया, एस्पार्टिक अम्ल हो गया,
एक्सक्रोप्रोलिन हो गया, ये सब आपका अनावश्यक अमीनो अम्ल में आता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप कहेंगे यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम आपके लिए डेली तो नहीं कर सकते, लेकिन हम हर वीकेंड पे या संडे को या किसी भी छुट्टी के दिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाएंगे। और साथ ही जो एग्ज़ाम में जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, जैसे कि हार्मोन्स हो गया और बहुत सारे डेट्स हो गए, और भी जो भी इम्पॉर्टेंट है, उस पे हम वीडियो बना के आपको आपके चैप्टर को ईजी बनाने के आप प्रयास करेंगे। और अगर आपको लगता है कि हमसे कुछ और समझना चाहिए, तो आप उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप कमेंट में हमसे कहेंगे इस पे मैम वीडियो बनाइए, तो हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।